अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डॉट नॉलेज एकेडमी में। आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी तक हमने पॉलिटी में 5-6 लेक्चर्स दिए हैं और इन 5-6 लेक्चर्स में हमने अभी तक पढ़ा है डेमोक्रेसी और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर और हमने अभी तक बहुत सारे वीडियोस बनाए, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ जाके वहाँ सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो। तो चलते हैं, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो एसएसबी और जेके एसएसबी और जेके पीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि वो प्रिंसिपल्स जो स्टेट पे आयद किए गए, जो ड्यूटी है स्टेट पे कि उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे जब भी कोई नियम कानून बनाए, जब भी कोई लॉ बनाया जाए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। अभी तक हमने देखा है जो पहला पार्ट है उसमें है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और दूसरे पार्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, कौन सा प्रोविजन दिया गया? उसमें सिटीजनशिप है। और पार्ट 3 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4A भी हमने डिस्कस किया है, पार्ट 4A, और उसमें आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और पार्ट 4 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट 4 में है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, यानी 36 to 51 जो भी आर्टिकल आते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं। और जो पहला पार्ट है उसमें कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 1 to 4, और जो दूसरा सिटीजनशिप है उसमें आते हैं 5 to 11, और उसके बाद जो पार्ट 3 है उसमें आते हैं 12 से 36, और अब 12 से 35 तक, और 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और जो ये प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से हमने बारो किया? यानी कि भारत ने इन प्रोविजन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहाँ से बारो किया? उन्होंने इस प्रोविजन को बारो किया है जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है 1937 में जो बना है, 1937 में जो बना है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, उसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रोविजन लिया गया है। और आयरिश जो आयरलैंड है उन्होंने ये प्रोविजन कहाँ से लाया? उन्होंने ये कॉपी किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी से ये प्रोविजन उन्होंने लाया था। किन लोगों ने लाया था? जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे उन्होंने लाया था, और जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे उन्होंने इसको बारो किया था आयरलैंड से। यानी कि इंडिया ने इनडायरेक्टली स्पेन से लिया और डायरेक्टली किससे लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से। तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अगर हम ऑरिजिन की बात करें तो इनका ऑरिजिन है स्पेन, और स्पेन के बाद इसको लिया है आयरलैंड ने, आयरलैंड के बाद भारत ने इनको वहां से बारो किया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ए नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब कि अगर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर स्टेट इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन ये कोर्ट में कोर्ट में नहीं जा सकता है कि स्टेट इन प्रिंसिपल्स पे फॉलो नहीं करता है, यानी कि स्टेट इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करता है वाइल मेकिंग लॉज या वाइल मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री। ये बोल के वो कोर्ट नहीं जा सकता है कि इन प्रिंसिपल्स यानी कि इन डायरेक्टिव्स को स्टेट फॉलो नहीं करता है, इसलिए इनको बोला गया है नॉन जस्टिसेबल। हम इनको हम अप्लाई बाय जुडिशरी नहीं कर सकते।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहता है इनको, वो बोलता है जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नोवेल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि नए जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन से, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ग्रेनवेल ऑस्टिन क्या कहता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, वो बोलता है जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स यानी कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं दो चीजों से असल में बना है, इन्हीं दो चीजों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन टिका है। किन दो चीजों की वजह से, जो पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ यानी कि DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद जो सर BN राव था, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उन्होंने उस वक्त रिकमेंड किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था 1949 में, बताया गया कि जो भी प्रिंसिपल, जो भी हम ड्यूटीज, जो भी हम राइट्स देंगे इंडिविजुअल्स को, इन राइट्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक वो होनी चाहिए जो जस्टिसेबल हो और दूसरे वो जो नॉन जस्टिसेबल होने चाहिए। और उसकी जो रिकमेंडेशन थी उस वक्त ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको एक्सेप्ट किया और फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल बना दिया और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो पार्ट फोर्थ में इसको नॉन जस्टिसेबल बना दिया। और डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी क्या बोलता है, फिर से बताता है कि जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है, यानी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है। इंस्ट्रूमेंट एक्शंस क्या थे, वो डायरेक्टिव्स थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उन डायरेक्टिव्स, उन प्रिंसिपल्स को कहते हैं जो ब्रिटिश ने किनको दिए थे, जो गवर्नर जनरल यहाँ भारत में उस टाइम था, या वो गवर्नर से जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे या कॉलोनीज जो यहाँ पे थे, उनके जो गवर्नर यहाँ पे थे, उनको वो इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगर आप कोई भी नियम कानून ब्रिटिश इंडिया में बनाओगे तो इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करोगे, यानी कि इन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे वो पॉलिसी बनाओगे, वो लॉ बनाओगे। तो उन्हीं को बोला जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कब दिए गए थे, वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया था, उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वो प्रोविजंस दिए गए हैं। और BM राव अंबेडकर जी क्या बोलता है, जो DPSP है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट फोर्थ में, वो कुछ रिजेंबल करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि DPSP इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रूमेंट एक्शंस। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो किस पार्ट को बोलते हैं या किस प्रोविजन को बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी के है। अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, मगर जो आर्टिकल 37 वो बोलता है जो DPSP है ये जरूरी है, प्रिंसिपल्स फंडामेंटल है, जरूरी है। किस लिए जरूरी है, अगर कंट्री की गवर्नेंस के लिए जरूरी है। और इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे व्हाइल मेकिंग लॉ, जब भी कोई नियम कानून बनाए, जब भी कोई पॉलिसी बनाए, इन डायरेक्ट प्रिंसिपल्स का खास ख्याल रखे और इन प्रिंसिपल्स के बेस पे वो पॉलिसीज बननी चाहे, वो लॉज बननी चाहे। दस they impose a moral obligation on the state authorities for their application, यानी कि DPSPs एक moral obligation अप्लाई करते हैं कि उनको स्टेट के ऊपर moral obligation है कि वो इन DPSPs को फॉलो करे, यानी कि उनकी एप्लीकेशन के लिए एक moral obligation उन पे लगती है, किन पे, स्टेट पे लगती है। तो अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि DPSPs के कितने टाइप्स हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देंगे, पार्ट फोर्थ उठाएंगे, तो उनमें इन यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई भी मतलब उनको अलग अलग से डिवाइड नहीं किया गया है। आल्दो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं किसकी बेस पे, कि वो कौन सी आइडियोलॉजी रिवील करती है, यानी कि किस आइडियोलॉजी के बेस पे ये प्रिंसिपल बना है। अगर हम उन चीज़ों को देखेंगे, यानी कि उन प्रिंसिपल्स का कंटेंट देखेंगे, तो उस कंटेंट के हिसाब से उनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सोशलिस्टिक DPSPs, यानी कि वो DPSPs, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच रिजेंबल्स या विच रिवील्स या विच आर बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ या आइडिया ऑफ सोशलिज्म, यानी कि जो सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, जो सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पे बने हैं, वो प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स को कहते हैं सोशलिस्टिक DPSPs।
और उसके बाद आती है गांधीयन प्रिंसिपल डीपीएसपीज। गांधीयन डीपीएसपीज वो डीपीएसपीज है कॉन्स्टिट्यूशन में जो गांधी जी की आइडियोलॉजी को रिवील करते हैं, गांधी जी की आइडियोलॉजी के बेस पे गांधी जी की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। उन डीपीएसपीज को हम कहते हैं गांधीयन डीपीएसपी। और उसके बाद आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज, यानी कि वो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, यानी कि लिबरलिज्म को रिवील करते हैं। जो भी प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं डीपीएसपीज, उन डीपीएसपीज को हम कहते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज, यानी कि जो प्रोपेगेट करते हैं लिबरलिज्म को, उन डीपीएसपीज को हम लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज कहते हैं। तो आई होप कि आपको अभी तक सब कुछ समझ आया को मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इन डी पार्ट 4 में आते हैं। अगर हम देखिए तो जो डीपीएसपीज है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो शुरू होते हैं आर्टिकल 38 टू आर्टिकल 51, मगर जो पार्ट 4 है वो 36 से शुरू होता है 51 तक। और 36 और 37 में क्या क्या आता है वो हम पहले देखेंगे। तो 36 में क्या बोलता है, आर्टिकल 36 बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जो भी डेफिनेशन दी गई है पार्ट 3 में, जो मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स में आपको समझा है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 वहां पे भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 36 ये भी बोलता है वही डेफिनेशन ऑफ द स्टेट विच इज द सेम मीनिंग इन द पार्ट 3। जो भी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है वही स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे भी दी गई है। मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, अगर आपको वो देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में फंडामेंटल राइट्स का पहला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। तो हम चलते हैं आर्टिकल 37 की तरफ। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि एप्लीकेशन, उनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। आर्टिकल 37 says that these principles are fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these laws while making law, यानी कि इनडायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये फंडामेंटल है, ये जरूरी है अगर कंट्री को गवर्न करना है, अगर किसी भी गवर्नमेंट को मुल्क को गवर्न करना है, देश को गवर्न करना है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। और ये ड्यूटी इम्पोज करता है स्टेट पे कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, इन डीपी एसपीज को फॉलो करे। जब भी वो कोई नियम कानून बनाए, जब भी वो कोई कानून बनाए, जब भी वो कोई स्कीम बनाए लोगों के लिए, जब भी वो कोई भी पॉलिसी बनाए लोगों के लिए, उस वक्त उनको इनडायरेक्ट प्रिंसिपल्स का जरूरी ख्याल रखना है। किनको, स्टेट को, या जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे होती है उस गवर्नमेंट को इन डीपीएसपीज का जरूरी ख्याल रखना है व्हाइल मेकिंग इन लॉ, जब भी वो कोई भी नियम कानून कंट्री में बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं जो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि स्टार्ट होते हैं 38 टू 51। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है, इंस्ट्रक्ट द स्टेट टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नॉर्मल लाइफ, यानी कि ये स्टेट को गाइड करता है कि स्टेट काम करे, किसके लिए काम करे, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए काम करे, लोगों की बहबूदी के लिए काम करे। जो भी वो नियम कानून बनाए, जो भी वो कुछ काम करे, वो काम लोगों की बहबूदी के लिए होनी चाहिए, लोगों के फायदे के लिए होनी चाहिए, ना कि लोगों के नुकसान के लिए होनी चाहिए। जो भी कोई नियम कानून गवर्नमेंट बनाए वो लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए, लोगों की कामयाबी के लिए होनी चाहिए। और जिसकी वजह से जो भी सोशल ऑर्डर है, चाहे इसमें जस्टिस, कौन सा जस्टिस, सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए सोसाइटी में, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में। और उसके बाद आता है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, जो भी इनइक्वालिटीज है इनकम में, वो इनइक्वालिटीज को कम किया जाए जहां तक हो सके। इन स्टेट को चाहिए कि इन इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश की जाए। हालांकि अभी तक इन प्रोविजंस को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया, अच्छी तरह से उन पे काम नहीं हुआ। और जो भी स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज है इनको कम किया जाए। स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी आयद की गई कि वो इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करे। किन चीज़ों को, इनइक्वालिटीज, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी। हालांकि जो टू मिनिमाइज से आखिर तक है, ये कब लाए गए, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में यह प्रोविजन ऐड किया गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है कि स्टेट को चाहे वो हर एक के लिए
एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करे हर एक सिटीजन के लिए जो भी उसके जिंदा रहने के लिए लाइवलीहुड चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना पीना या रहने की जगह, वो इसको प्रोवाइड किया जाए, किसको, सिटीजन को प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद इसमें दूसरा प्रोविजन क्या है, प्रोवाइड्स फॉर डायरेक्शन, प्रोवाइड्स द स्टेट डायरेक्शन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि अगर स्टेट जो स्टेट के रिसोर्स है अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। किस किस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, जो भी सिटीजन्स है, जो भी सिटीजन्स है यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स कंट्री में रहते हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, यानी कि अमीर को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, गरीब को कम नहीं मिलना चाहिए, हर एक को बराबर मिलना चाहिए, किसी में भी किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फेवर हैंड्स, और स्टेट को चाहिए जो भी देश की वेल्थ है उसको कुछ मखसूस हाथों में न होने पाए, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा वेल्थ होनी नहीं चाहिए, हर एक यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, हर एक बंदे के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, जो भी वेल्थ है, जो भी देश की वेल्थ है उसको हर एक बंदे के पास इक्वली होनी चाहिए, किसी बंदे के पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी बंदे के पास कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद बोलता है ये आर्टिकल 39 का दूसरा प्रोविजन बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बार बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि अगर मेल और फीमेल किसी फैक्ट्री में है, मेल 10 घंटे काम करता है, फीमेल भी 10 घंटे काम, अगर मेल को 10 घंटे के लिए 500 रुपये मिलते हैं तो फीमेल को भी 500 रुपये मिलने चाहिए 10 घंटे के लिए, यही बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर ये 5 घंटे काम करता है, 5 घंटों में इससे 500 मिलते हैं तो फीमेल को भी 5 घंटों में 500 मिलने चाहिए। अगर हम देखें तो फीमेल को हमारी सोसाइटी में बहुत कम पैसा मिलता है। उसके बाद आर्टिकल 39 ए क्या बोलता है, प्रोवाइड्स फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि जस्टिस इक्वली होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें कोई IAS अफसर है और कोई जमींदार यानी कि कोई फैक्ट्री का वर्कर है, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए किसमें, जुडिशरी में, और जो IAS अफसर है, हाई लेवल का अफसर है, उसको भी इक्वली जस्टिस मिलना चाहिए, यानी कि लॉ के आगे दोनों सेम होने चाहिए। और उसके बाद इसमें दूसरा प्रोविजन क्या बोलता है, फ्री लीगल एड, अगर कोई भी बंदा जिसको कोर्ट ने प्रोसिक्यूट किया है, कोर्ट ने उसको गिल्टी करार दिया है, अब उसे वकील हायर करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और ये आर्टिकल ड्यूटी इम्पोज करता है स्टेट पे, अगर उस बंदे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो वकील को हायर कर सके, यानी कि लायर को हायर नहीं कर सकता है, तो स्टेट पे ड्यूटी इम्पोज है कि वो इसके लिए एक वकील हायर करे जो उसके बिहाफ पे उसका केस लड़ सके, और उसकी जो फीस होगी या उसके जो खर्चे होंगे वो स्टेट पे करे, इसी को बोलते हैं फ्री लीगल एड। ये हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा, ये फंडामेंटल सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो फ्री लीगल एड है ये फंडामेंटल राइट्स में भी आता है। और आर्टिकल 40 क्या बोलता है, सेज दैट स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्टेट को चाहिए कि वो विलेजेस में जो पंचायत है वो इनको ऑर्गेनाइज कराए, विलेज पंचायत। इसमें जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73 एंड 74 शायद 74 एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है कंट्री में, थर्ड टायर ऑफ, जिसकी वजह से विलेजेस में पंचायत ऑर्गेनाइज होती है ताकि सेल्फ गवर्नेंस हो सके, जो भी गाँव में अफेयर्स है उनको मैनेज कर सके विलेज पंचायत, उनको कंट्रोल कर सके कौन, विलेज पंचायत। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क, हर एक को वर्क करने काम करने का हक मिलना चाहिए। असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयड, अगर कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड है उस स्टेट को चाहिए कि उसे असिस्टेंट करे, यानी कि उसे कुछ मदद कर सके। कुछ स्टेट्स में अगर हम देखें तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है कुछ स्टेट्स में, या अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो कुछ लोगों को स्टेट हजार रुपये शायद एक मंथ में या शायद एक साल में उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि या उसके बाद आती है ओल्ड एज से पेंशन जो कुछ लोगों को मिलता है, सिकनेस में जो कुछ पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आर्टिकल 41 प्रोवाइड करता है किसको, स्टेट को पे ड्यूटी इम्पोज करता है। मगर इनमें एक प्रोविजन, इनमें एक्सेप्शन ये भी है, इन व्यू ऑफ द लिमिटेशंस फॉर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि अगर मुल्क के पास इतने रिसोर्स, स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज हो तभी ये इन चीज़ों को वो दे सकता है, अगर उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स उतने नहीं है तो वो नहीं दे सकता है, उसके बिना पे
यानी कि कोई भी बंदा कल ये नहीं बोलेगा कोर्ट में जाके, ये नहीं बोलेगा कि मुझे अनएम्प्लॉयमेंट में स्टेट असिस्टेंट नहीं करता है। इसमें लिखा है कि अगर स्टेट के पास पैसा है तभी असिस्ट करेगा, अगर इसके पास पैसे नहीं है तब असिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, यानी कि जो भी काम करते हैं लोग, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी भी जगह पे काम करते हैं, उनको वहाँ पे जस्टिस और ह्यूमन कंडीशन मिलने चाहिए, उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छे मिलने चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छे मिलना चाहिए। अगर वो कुछ काम करते हैं उसके लिए वहाँ पे उनको अच्छा पानी मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, या अच्छा अगर वो कुछ हजार्डस जगहों पे काम करते हैं उनके लिए वहाँ पे प्रॉपर गेयर होना चाहिए, या प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, प्रॉपर उनके लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर हम अभी की बात करें तो अभी के टाइम पे कोविड है, जो भी हॉस्पिटल्स में कोविड वॉरियर्स हैं, यानी कि कोविड पेशेंट से डील करते हैं, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी उस हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आयद करता है कि जो भी लोग, जो भी हेल्थ वर्कर, यानी कि जो भी वॉलंटियर्स काम करते हैं कोविड-19 पेशेंट्स को डील करने के, उनके लिए एक प्रॉपर गियर होनी चाहिए, यानी कि पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसकी वजह से वो खुद भी बच सके, अपने जो उनका सेहत है उससे बिगड़ने जाए और वो अच्छी तरह से काम कर सके। यही बोलता है आर्टिकल 40 टू एंड मैटरनिटी लीव, और जो भी काम करते हैं अगर उनमें कोई भी औरत हो, वो माँ बनने वाली है, तो उसके लिए 2-3 महीने की लीव जरूरी होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 43 क्या बोलता है, प्रोवाइड फॉर लिविंग वेजेस फॉर वर्कर एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हर एक वर्कर के लिए उतनी वेजेस होनी चाहिए, यानी कि लिविंग वेजेस उतनी होनी चाहिए जिससे वो अच्छी डिसेंट लाइफ गुजार सके। उसके लिए लेजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो अपने कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सके, वो अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके, उतनी वेजेस उसे मिलनी चाहिए वर्किंग उस एक वर्कर के लिए। और उसके बाद आता है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, यानी कि हर एक बंदे के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी कि अमीर बंदे के लिए भी वही सिविल कोड होना चाहिए, गरीब बंदे के लिए भी वही सिविल कोड होने चाहिए, गांव में रहने वाले के लिए भी वही सिविल कोड होना चाहिए, और शहर में यानी कि मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें जो कोई भी बंदा, कोई भी हाई क्लास फैमिली का बंदा है, उसके लिए भी वही सिविल कोड होने चाहिए। यूनिफॉर्म ही हर कंट्री में सिविल कोड होना चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बोलता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। हालांकि ये जो प्रोविजन है ये अभी क्या बना गया है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ ए। इसमें आर्टिकल 21 ऑफ ए क्या है, राइट टू एजुकेशन। जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 ए में, वो इस प्रोविजन के रिगार्डिंग इस प्रोविजन को अब फंडामेंटल राइट बनाया गया है। क्या बताता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों, जो इसे 14 साल के बच्चे जो है 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो स्टेट पे ड्यूटी इम्पोज की गई है और अब इसको बनाया गया है फंडामेंटल राइट। उसके बाद आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 का प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एजुकेशनल इंटरेस्ट से, इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, कमाने का जो तरीका है, जो उनको एजुकेशन लेने का तरीका है, जो भी इंटरेस्ट है उनके, चाहे एजुकेशन हो चाहे इकोनॉमिक हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। किनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स है उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। ये स्टेट पे एक ड्यूटी इम्पोज की गई अंडर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को चाहे, स्टेट को चाहे कि वो प्रोहिबिट करे, वो बैन करे इंटॉक्सिकेटिंग लाइकर, जो भी शराब बेचा जा रहा है, जो भी शराब बनाया जा रहा है उसको बंद किया जाए, उसको बैन किया जाए। एंड टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन की जो लेवल है उसको रेज किया जाए ताकि उसकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। हालांकि ये जो प्रोविजन है बहुत सारे स्टेट्स में, 2-3 स्टेट्स में शायद इसको बैन किया गया है, लाइकर को बैन किया गया है। अभी के टाइम पे अगर हम लाइकर की बात करें तो लाइकर शायद गवर्नमेंट नहीं बैन सके, क्योंकि उसकी वजह से गवर्नमेंट को एक तगड़ा क्या टैक्स मिलता है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। उसके बाद आर्टिकल 48 क्या बोलता है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, यानी कि गाय को मारना प्रोहिबिट है, उसको बैन कराया जाए। जो काल्व्स है उसके बच्चे है, गाय के जो बेड है या गाय के जो
काब देता है और उसके स्लॉटर को भी प्रोहिबिट किया गया अंडर आर्टिकल 40। और अदर मिली में जो भी दूध देने वाले जानवर हैं उनको मारना, उनको स्लॉटर करना प्रोहिबिट किया गया। एंड ब्रॉड कैटल एंड इम्प्रूव दियर ब्रीड, ताकि उनकी इम्प्रूवमेंट और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी नस्ल की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम कर सके कौन, स्टेट, ये अंडर आर्टिकल 48 दिया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 48A, उसमें क्या बोला गया है 48A, हालांकि ये कब बोला गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 1970, 1976 जब इमरजेंसी का टाइम था उसी टाइम ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था। वो क्या बोलता है कि स्टेट को चाहे कि वो प्रोटेक्ट करे एनवायरनमेंट को, इम्प्रूवमेंट करे एनवायरनमेंट के लिए, जो भी नियम कानून बनाए उसकी वजह से प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए एनवायरनमेंट को, इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए किसको, एनवायरनमेंट को, और उसकी वजह से फॉरेस्ट बचने चाहिए, फॉरेस्ट की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और वाइल्ड लाइफ भी बचनी चाहिए, प्रोहिबिट होनी चाहिए, यानी कि वाइल्ड लाइफ भी सेफ होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए किसमें, वाइल्ड लाइफ में। उसके बाद जो 3 लास्ट आर्टिकल्स है अंडर डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, वो 49, 50 और 50। 49 क्या बोलता है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स है कंट्री में, चाहे वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी कि ताजमहल या रेड फोर्ट की बात करें, हम लोटस टेम्पल की बात करें, या कुतुब मीनार की बात करें, या बहुत से एलोरा टेम्पल्स की बात करें, सांची ऑफ स्टूपा की बात करें, हिस्टोरिकल चाहे उनकी इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में है, चाहे नेशनल इंपॉर्टेंस है, उनको प्रोटेक्ट कराया जाए। स्टेट पे एक ड्यूटी इम्पोज की गई अंडर आर्टिकल 49 कि उन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको अच्छी तरह से, मतलब वक्त वक्त पे उनको मरम्मत भी कराया जाए। और आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि जो जुडिशरी ऑर्गन ऑफ द सिटी गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है, तो यानी कि हम इसको कभी एक ना माने बल्कि 2 ऑर्गन होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव अलग ऑर्गन है और जुडिशरी अलग ऑर्गन है, और तीसरा ऑर्गन कौन सा है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, यानी कि ये 3 ऑर्गन अलग अलग है। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 50। और आर्टिकल 51 जो लास्ट आर्टिकल है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, वो बोलता है कि जो भी स्टेट नियम कानून बनाए, जो भी पॉलिसीज बनाए, उसकी वजह से प्रमोट होना चाहिए, क्या प्रमोट होना चाहिए, इंटरनेशनल पीस, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, अपना मुल्क भी बचना चाहिए, और लोग जो बाकी देश है, जो फॉरेन स्टेट्स है, उनमें भी अमन रहना चाहिए। जो भी नियम कानून हम अपने कंट्री में बनाए उसकी वजह से इंटरनेशनल पीस खराब नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी खराब नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया हो और मैंने आपको अच्छी तरह भी समझाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।